हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। शारंग बिल्ला में मृत्युंजय को महक को अपनी तरफ खींचने पर अव्यक्त उसे घूरने लगता है। अव्यक्त को घूरती नज़र को खुद पर महसूस कर मृत्युंजय अपनी नीली आंखों से अव्यक्त की नीली आंखों में देखते हुए, क्या देख रहे हो? अव्यक्त अपने हाथ को उठा मुँह खोलते हुए बोला, डबड्डा। मृत्युंजय अव्यक्त के मुंह के पास अपने कान को ले जाते हुए बोला, तुम क्या कर रहे हो अभी? मृत्युंजय की बात पर अव्यक्त महक की तरफ देखने लगा, जिस पर महक मृत्युंजय के हाथ को पकड़कर बोली, चलिए नाश्ता के लिए। मृत्युंजय महक के बात पर बोला, तुम हमेशा मेरी बातों को इग्नोर करती हो। महक सिर उठाकर मृत्युंजय को देखते हुए बोली, लेकिन जो दूसरे के बारे में नहीं सोचता उसे खुदगर्ज कहते हैं। जिसे सुनकर मृत्युंजय अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, जहाँ पर रिस्पेक्ट ना मिलते हो वहाँ पर खुदगर्ज बनना ही बेहतर होता है। मृत्युंजय के बात पर महक बोली, मृत्युंजय हमारा ही परिवार है, अगर हम एक दूसरे के झगड़ने लगे तो ये परिवार कहाँ से होगा? मृत्युंजय मुंह बनाते हुए बोला, जितने ध्यान से तुम सब लोगों की बात सुनती हो, इतनी ध्यान से मेरी बात क्यों नहीं सुनती? क्योंकि आपकी बातों में सिर्फ लड़ाई झगड़ा होता है, इसलिए मैं आपकी बात नहीं सुनती। महक ने जाते हुए कहा। जिसे सुनकर मृत्युंजय महक के पल्ले को आगे झुककर पकड़कर खींचता है तो महक रुक जाती है और सिर घुमाकर मृत्युंजय की तरफ देखते हुए कहती है, क्या हुआ? मृत्युंजय महक के बात पर बोला, हम दोपहर को ऑडिटोरियम के लिए निकल रहे हैं। मुझे बिजनेसमैन ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया गया है। जिसे सुन महक हैरानी से उसे देखते हुए बोली, और आपने इस बारे में मुझे बताया भी नहीं? जिसे सुन मृत्युंजय सोचने की एक्टिंग करते हुए बोला, क्या ये इतना इम्पोर्टेंट है? मृत्युंजय की बात पर महक अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, बिल्कुल नहीं। मेरा पति जब 14 साल का था तब से उसके पास मेडल की बरसात हो रही है, ट्रॉफी भी मिल रहे हैं, तो उसकी कदर कहाँ से होगी? मृत्युंजय महक के आवाज़ में कटाक्ष को महसूस करके बोला, इसका मतलब मेरी प्यारी बीवी मेरे सारे आर्टिकल्स पढ़ती आ रही हैं। महक मृत्युंजय की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं? मृत्युंजय अपने सिर हिलाते हुए बोला, मैं सुनना चाहता हूँ। आप सिद्धू के आइडियल हो, उसके पास आपके सारे अब तक के इंटरव्यू और सारे कंपनी का आर्टिकल है। महक ने जवाब दिया। जिसे सुनकर मृत्युंजय कैजुअल बोला, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यंग जनरेशन मुझसे मोटिवेशन लेती है, तुम भी लिया करो मेरी तरह, बुद्धिमान हो जाओगी। महक मृत्युंजय की बात पर मुंह बनाते हुए बोली, सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी। मृत्युंजय महक के हाथ को पकड़ कर बोला, चलो। इतना कहकर वो महक के साथ नीचे डाइनिंग टेबल की तरफ चला आता है। मृत्युंजय नीचे आता है तो देखता है विप्लव चुपचाप नाश्ता कर रहा था। जिसे देख मृत्युंजय अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बोला, क्या सोच रहे हो वापी? मृत्युंजय की आवाज़ पर विप्लव उसकी तरफ देखते हुए बोला, हाँ मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मृत्युंजय आईब्रो चढ़ाते हुए बोला, क्या बात करनी थी? विप्लव अदिति की तरफ इशारा करते हुए बोला, 25 दिन बाद अदिति के नेशनल कंपटीशन है और सेम डेट पर एग्जाम भी है। जिसे सुनकर मृत्युंजय अदिति की तरफ देखते हुए बोला, क्या सोच रही हूँ? अदिति मृत्युंजय की बात पर 2 मिनट सोचने के बाद बोले, मुझे कुछ आइडिया नहीं आ रहा। आजकल दिमाग को स्टोरेज फुल हो गया है, आप बताओ ना भाई। मृत्युंजय अदिति की बात पर बोला, नेशनल कंपटीशन का डेट में स्किप नहीं कर सकता, लेकिन एग्ज़ाम तुम चाहो तो बाद में दे देना, मैं डीन से बात कर लूँगा। जिसे सुनकर अदिति उसे देखते हुए बोली, मुझे नहीं पढ़ना। रचना अदिति की बात पर बोली, क्या कहा तुमने? अदिति अपना सिर हिलाते हुए बोली, यस मॉम, मुझे नहीं पढ़ना। विप्लव अदिति की बात सुनकर बोला, तुम प्रैक्टिस पर ध्यान दो, बाकी तुम्हें चीटिंग करवा कर पास करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। मृत्युंजय विप्लव को घूरते हुए बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम? विप्लव अपना सिर हिलाकर बोला, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ भाई, मैं अदिति को चीटिंग करवाने में मदद करूँगा। पीताम्बर विप्लव की बात पर बोले, मेरे ख्याल से तुम्हें फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लेना चाहिए वापी। विप्लव पीताम्बर की बात पर अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर छोड़ एक गहरी सांस भर कर बोला, ठीक है। विकल्प पीताम्बर की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन बड़े पापा, अभी वो सिर्फ 22 साल का है। पीताम्बर विकल्प की बात पर उसे देखते हुए बोले तो क्या हुआ, अभी से सीखेगा तभी तो आगे आने वाले चुनौतियों का सामना कर पाएगा। पीताम्बर के बात पर विकल्प आगे और कुछ नहीं कहता और सब लोग अपने नाश्ते पर फोकस करने लगते हैं। ऋतिक का फार्म हाउस ऋतिक गार्डन में बैठा धूप सेकते हुए कॉफ़ी एंजॉय कर रहा था। तभी उसकी नज़र बालकनी पर पड़ जाती है, जहां प्रकृति ढीले से व्हाइट शर्ट पहने अंगड़ाई लेते हुए खड़ी थी।
ऋति एक नज़र उसे देखने के बाद आसपास देखता है, जहां सारे बॉडीगार्ड्स एक्सरसाइज कर रहे थे और कुछ एक दूसरे की मदद कर रहे थे, लेकिन कोई भी बालकनी की तरफ नहीं देख रहा था। ऋतिक अपनी गन निकाल कर बालकनी की तरफ शूट करता है तो प्रकृति के करीब 5 मीटर की दूरी पर रखा गमला टूटते हुए नीचे गिरता है। अचानक गोली चलने के आवाज़ पर सारे बॉडीगार्ड्स उसकी तरफ देखने लगते हैं। वहीं प्रकृति डरी हुई नज़रों से ऋतिक की तरफ देखने लगती है। ऋतिक अपने जैकेट को कवर करते हुए प्रकृति को इशारा करता है तो प्रकृति दांत पीसते हुए कमरे के अंदर चली जाती है। ऋतिक कॉफ़ी के बगल में गन रखकर फिर से कॉफ़ी पीने लगता है। सेल्वन ऋतिक के पास आकर कहता है, आपने जो इन्फॉर्मेशन निकाली थी बिल्कुल सही है और वो उनके पास है। ऋतिक सेल्वन की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, उसके साथ मीटिंग कंफर्म करो। मैं उन लोगों ने हमारे माल को लाने से मना कर दिया है क्योंकि मिस्टर सारंग ने उनकी ट्रांसपोर्ट कंपनी के सारे प्रपोजल छीन लिए हैं। सेल्वन ने जवाब दिया। जिसे सुना ऋतिक उसे देखते हुए बोला, कभी कभी मिस्टर सारंग काफ़ी जिद्दी आदमी हो जाता है यार, बिल्कुल बच्चे की तरह। इसलिए मैं सोच रहा था कि चलो हम भी चलते हैं वहाँ। सेल्वन ऋतिक के बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, मैं टिकट बुक करूँ। ऋतिक सेल्वन की बात पर अपना सिर हिला देता है तो सेल्वन वहाँ से अपना फ़ोन निकालते हुए दूसरी तरफ चला जाता है। सेल्वन जब एंट्रेंस गेट की तरफ पहुँचता है तब उसे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई देती है। जो सिर उठाकर सामने देखता है जहाँ आलिया अंदर आने के लिए वॉचमैन से बहस कर रहे थे। सेल्वन कुछ पल आलिया को देखने के बाद फ़ोन अपने पॉकेट में डाल वहाँ पर आकर वॉचमैन से बोला, क्या हुआ? वॉचमैन आलिया की तरफ इशारा करते हुए बोला, अंदर आने की जिद कर रही है सर, जबकि इनके पास अपॉइंटमेंट भी नहीं है। सेल्वन वॉचमैन की बात पर आलिया की तरफ तशरीफ़ लेकर बोला, कौन हो आप और यहाँ किससे मिलना चाहते हो? आलिया बुरी तरीके से सेल्वन को घूरते हुए बोली, बड़े घर में रहकर खुद को बहुत बड़े अमीर समझते हो क्या? सेल्वन आलिया की बात पर वॉचमैन की तरफ देखते हुए बोला, कुछ पैसे देकर यहाँ से दफ़ा करो, इसे अकड़ू भिखारन है। सेल्वन की बात पर वॉचमैन अपना सिर हिला देता है। वहीं आलिया सेल्वन की बात पर चिल्लाते हुए कहती है, अबे आँख से अंधे, तुझे नज़र नहीं आता? इतने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं मैंने, तुझे भिखारन लगते हूँ। सेल्वन आलिया की बात पर उसे घूरते हुए बोला, आजकल का ट्रेंड है, भिखारी लोग भी अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो तुम बताओ किस इलाके से आई हो, अंधेरी, बांद्रा या जुहू? सेल्वन की बात पर आलिया अपने दांत पीसते हुए बोली, मेरा नाम आलिया झा है। सेल्वन कुछ पल सोचने के बाद बोला, झा फैमिली में किसी को भी यहाँ आना अलाउड नहीं है। आलिया सेल्वन की बात पर बोली, मुझे तुमसे नहीं, तुम्हारे उस गुंडे बॉस से मिलना है जिसने हमारे पूरे घर को तबाह करके रखा है। सेल्वन बिना किसी भाव के आलिया को देखते हुए बोला, गलती की सिर्फ सज़ा होती है, लेकिन तुम सब जिंदा हो इतने में खुश क्यों नहीं रहते? आलिया सेल्वन की बात को सुनकर बोली, ओह रियली, हु आर यू, हु इज़ योर बॉस? क्या तुम लोग खुद को बहुत बड़े राजा समझते हो? जिन लोगों ने पूरी दुनिया का ठेका लेकर रखा है कि कौन सही है और कौन गलत। सेल्वन आलिया की बात पर बोला, यहाँ पर शोर करना बंद करो और जाओ यहाँ से, तुम्हें अंदर आने की परमिशन नहीं मिलेगी। आलिया सेल्वन की बात पर जोर जोर से चिल्लाते हुए बोले, प्रकृति दरवाज़ा खोलो। सेल्वन अपनी गन निकाल कर आलिया पर तान देता है तो आलिया बड़ी बड़ी आंखों से गन को देखने लगती है। सेल्वन अपने एक शब्दों पर जोर देते हुए, तुम्हें मार कर दफन कर दूंगा अगर एक बार भी आवाज़ तुम्हारे मुंह से निकली तो। आलिया सेल्वन की बात पर घबराई नज़रों से उसे देखते हुए बोली, मुझे मेरी बहन से मिलना है। सेल्वन अपनी आंखें छोटी करके बोला, अच्छा, इतने महीनों से कहाँ थे तुम लोग और आज अचानक बहन की याद आ गई? आलिया गेट को पकड़कर सेल्वन की तरफ देखते हुए बोली, मुझे अंदर आने दो। सेल्वन एक व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोला, एक बार मैडम पर यकीन कर लूँगा लेकिन तुम पर कभी नहीं। आँखों से ही तुम्हारी हैवानियत नज़र आती है, आखिर परवरिश तो अभिलाष झा की हो ना। आलिया सेल्वन की बात पर गुस्से से बोली, तुम दो कौरी के गुंडे मेरी बहन को अगवा करके मुझे अंदर आने भी नहीं दे रहे हो, कीड़े पड़ेंगे तुम्हें। मैं सेल्वन गुस्से से आलिया को घूरने लगा। पीछे से ऋतिक आते हुए बोला, किस बात की शोर हो रही है? ऋतिक को देखकर आलिया 2 मिनट उसे ताड़ने के बाद ख्यालों को झटकते हुए सेल्वन से बोली, आ गया तुम्हारा 2 कौरी का मालिक, बुलाओ मेरी बहन को, मुझे उससे मिलना है। ऋतिक एक नज़र आलिया को देखने के बाद सेल्वन को बोला, प्रकृति की बड़ी बहन?
शेलवन अपना सिर हिलाते हुए आलिया को नफरत भरी नज़र से घूरते हुए बोला, जी वही है। ऋतिक मुड़कर अंदर आते हुए बोला, अंदर भेज दो इसे। शेलवन ऋतिक की तरफ हताश नज़रों से देखने के बाद वॉचमैन की तरफ देख कर बोला, इस पागल को अंदर भेजो, लेकिन बॉडीगार्ड इसके साथ रखना, चोर ही दिखती है शकल से। जिसे सुनकर आलिया शेलवन को सुनाते हुए बोली, मैं शकल से चोर दिखती हूँ तो तुम स्मगलर हो, खाने लाले तुम्हें पड़ते हैं, इसलिए तो इलीगल काम करते हो। शेलवन सिर घुमाकर आलिया को बुरी तरीके से घूरते हुए बोला, डोंट वरी मैडम से मिल लो, उसके बाद तुमसे हिसाब बराबर करता हूँ। आलिया बुरी तरीके से शेलवन को घूरते हुए अंदर की तरफ चली जाती है। आलिया ऋतिक के पीछे पीछे अंदर आती है, तब उसे सीढ़ियों से ये शर्ट और प्लाजो में नीचे उतरते हुए प्रकृति दिख जाती है। पहाड़ जैसे ऋतिक के सामने होने के कारण प्रकृति की नज़र आलिया पर नहीं गई थी। वो नीचे आकर ऋतिक को घूरते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे गोली चलाने की। ऋतिक प्रकृति को देखते हुए शांत आवाज़ में बोला, क्योंकि तुम काफ़ी सेक्सी लग रही थी और सारे बॉडीगार्ड नीचे गार्डन में प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रकृति ऋतिक की बात पर अपने दांत पीस कर बोली, ठड़की कहीं के। ऋतिक साइड हटकर आलिया की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम्हारी बहन आई है, मिल लो, मुझे ज़रूरी काम से रसिया जाना है। आलिया ऋतिक के बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोली, तो मैं प्रकृति के साथ यहाँ रह सकती हूँ? क्यों, तुम्हारे घर का राशन पानी ख़त्म हो गया है गरीबी के चलते? शेलवन ने अंदर आते हुए कहा। प्रकृति शेलवन का इग्नोर कर आलिया को कसकर गले लगाते हुए बोली, आप मुझसे मिलने आई हो? इस घर में मर्दों की शक्ल देख कर बोर हो गई थी मैं। आलिया प्रकृति के पीठ पर थपथपा कर उससे दूर होते हुए बोली, क्यों, मैं तेरी सास बहू साजिश वाली सास नहीं है क्या? ससुर भी नहीं है, देवर भी नहीं है। प्रकृति शेलवन की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये रहा मेरा देवर, बाहर और भी बहुत सारे। ऋतिक एक नज़र प्रकृति को देखने के बाद आलिया की तरफ देखते हुए बोला, रह सकती हो, लेकिन ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। आलिया ऋतिक के बाद पर उसे देखने लगती है, जिस पर प्रकृति उसके जबड़े को पकड़ अपनी तरफ करते हुए बोली, जीजा है आपका, ठीक है, इस तरीके से घूरना बंद करो। आलिया प्रकृति के बात पर धीरे से बोली, सुना था गैंगस्टर काफ़ी हॉट होते हैं, तेरा वाला सेक्सी एंड हॉट दोनों है यार। प्रकृति आलिया के बात पर ऋतिक की तरफ देखते हुए बोली, तुम कब जा रहे हो रसिया? शेलवन उसका जवाब देते हुए बोला, हम अभी शाम को निकल रहे हैं। प्रकृति अपना सिर हिला ऋतिक की तरफ इशारा करते हुए बोली, इसे किसी अच्छे से जगह में बंद करके रखना, और यहाँ जब तक मेरी बहन यहाँ पर है, ये यहाँ नहीं आना चाहिए। आलिया अजीब नज़रों से प्रकृति को देखते हुए बोली, तुझे मुझसे इतनी इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है? प्रकृति अपने सिर नहीं में हिलाकर बोली, इनसिक्योरिटी महसूस नहीं हो रही है, बल्कि आप मेरे पति पर खुल्लम खुल्ला डोरे डाल रही हो। आलिया प्रकृति के बात पर मुंह बनाकर ऋतिक की तरफ देखती है, जो कि बिना उन पर ध्यान दिए ऊपर जा रहा था। जिसे देखते हुए आलिया प्रकृति से बोली, यार तेरा वाला तो बड़ा ठंडा है, लड़कियों की बात का जवाब ही नहीं देता। प्रकृति अपना सिर हिलाते हुए बोली, वो सिर्फ मेरी बात का जवाब देता है, बाकी सब उसके आगे मूर्ति है। बड़ा अनरोमांटिक आदमी है, और उसका ये तार जैसा बॉडीगार्ड भी उसकी तरह लगता है। आलिया ने शेलवन की तरफ इशारा करते हुए कहा। शेलवन उसके पॉइंट को खुद पर महसूस कर 2 मिनट घूरने के बाद इग्नोर करके बाहर की तरफ चला जाता है। प्रकृति शेलवन के जाने के बाद आलिया के हाथ को पकड़ कर बोली, आप बैग लेकर नहीं आए? आलिया अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, मेरा सारा सामान तेरे अपार्टमेंट में है, कोई बात नहीं, मैं बॉडीगार्ड से कहकर आपका सामान ले आऊँगी। फ़िलहाल के लिए आप मेरे साथ चलो, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। प्रकृति ने आलिया को अपने साथ ले जाते हुए कहा, जिसे देखकर आलिया उसके साथ चली जाती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।